के बाद एक बार फिर से आप सभी का इंडिया डेली में स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब यूपी से है। संभल में कांवड़ यात्रा और मोहर्रम को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन है। कांवड़ यात्रा और मोहर्रम को लेकर प्रशासन को निर्देश भी दिए गए हैं। कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी, शांति भंग करने वालों पर एक्शन होगा। कांवड़ यात्रा के रास्ते खुले में मांस नहीं बिकेगा। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि देखिए, ना केवल संभल, अलग अलग जिलों में सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि अलर्ट पर रहिए और अगर यहां पर कोई नियम कानूनों का पालन नहीं करता तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संभल से आपको जानकारी दे रहे हैं। कांवड़ यात्रा और मोहर्रम और आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है, अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है और साथ ही जो भी कांवड़ यात्रा का रूट होगा, जो पहले से प्री डिसाइड होगा, वहां पर मांस नहीं बिकेगा। ये भी निर्देश जो है वो अलग अलग जिलों की डीएम को दिए गए हैं। तो कांवड़ यात्रा के रास्ते में खुले में मांस नहीं बिकेगा। शांति भंग करने वालों पर, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो ना करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं और ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। और एक बार आप देखेंगे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यूपी में अलग अलग जगहों पर पुलिस गश्त भी कर रही है। किस तरह की प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, इसको लेकर प्रशासन पहले से ही तैयारियां जो है वो कर रही है। क्योंकि 11 जुलाई से आपको बता दें श्रावण का महीना शुरू होने वाला है और उससे पहले ही पुलिस जो है किस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए, कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। मोहर्रम में भी किसी को परेशानी ना हो, इसकी तैयारियां की जा रही है। लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान जो रूट होगा वहां पर अलाउड नहीं होगा कि आप मांस बेचें। सतत निगरानी हम बनाए हुए हैं और अभी तक मुहर्रम को लेकर के कुल 48 लोगों को बीएनएसएस की धारा 126, 130, 135 के तहत पाबंद किया गया है और भी तैयारियां की गई हैं और हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। उसको बिल्कुल हम सुनिश्चित करेंगे कि उस मार्ग पे कहीं भी इस तरह की कोई सामग्री ना बिके, मीट, और वो भी हम सुनिश्चित करेंगे इसको। और इस बीच लगातार हम देख रहे हैं बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। मौलाना यूसुफ अब्बास क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए, ये अजीबो गरीब फैसला है कि किसी का मजहब जानकर या किसी का धर्म जानकर उससे सामान खरीदा जाए। रमजान के मुकद्दस महीने में जब मुसलमान अफ्तार के लिए इंतजाम करता है और सामान खरीदता है तो वो ये नहीं देखता है कि वो सामान हिंदू की दुकान से खरीदा जाए या मुसलमान की दुकान से खरीदा जाए। तो मजहब की बुनियाद पर धार्मिक चीजों में तो एक बार मतभेद किया जा सकता है और लोग करते भी हैं और सियासत इसी पर चली आ रही है। लेकिन कारोबार में, व्यवसाय में इस तरीके की तफरीक पैदा करना कि लोगों के धर्म को डिस्प्ले किया जाए, उनके नाम को डिस्प्ले किया जाए और उस नाम की पहचान के बाद वहां से लोग सामान खरीदें, तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक अजीबो गरीब फैसला है और सरकार को इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएफआई की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई के सदस्य साजिश में जुटे हुए थे। एनआईए की तरफ से जानकारी सामने आ रही है। पीएफआई का मकसद देश में दहशत फैलाना था, इस्लामिक संविधान लागू करने की योजना थी। आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या की जांच में एक खुलासा हुआ है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। और अब पीएफआई को लेकर इस मामले पर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई, जो इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मकसद को लेकर ये बड़ा खुलासा सामने आया है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रजनीश, खबर पर विस्तार से जानकारी दीजिए। एनआईए ने एक चार्जशीट दाखिल की है कोर्ट में, जिसमें उस चार्जशीट में बहुत बड़े कई खुलासे हुए। इसमें साफ तौर पर यह भी खुलासा हुआ, एनआईए ने ये बात जो है वो अंदेशा जताया है कि पीएफआई जो है वो 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने की जो है पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है और इसके लिए उसने तमाम तैयारियां की थी। इसके लिए अगर बात की जाए तो केरल के एक पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज है, वो भी उनकी एटीज में थे। इसके अलावा कई
लोग ऐसे थे जो इनके 2045 के जो इस्लामिक शासन जो भारत में लागू करने के रास्ते में रो रहे थे या फिर अड़ंगा डालने की उन्होंने कोशिश की है या किसी भी तरीके से इनडायरेक्टली उनके काम को जो है वो रोका है। उन तमाम लोगों की जो है लिस्ट पीएफआई ने जिस तरीके से एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसने तैयार की थी और इन तमाम लोगों को जो है वो टारगेट करना पीएफआई का जो है एकमात्र मकसद था, ताकि भारत में भी 2047 तक जो इस्लामिक शासन है उसे लागू करवाया जा सके। क्योंकि रजनीश ये अनलॉफुल एसोसिएशन है और अभी जो आप बता रहे हैं चार्जशीट में ये भी खुलासा किया है इस पर्टिकुलर केस में कि इनका मकसद ये था कि भारत में दहशत फैलानी है। कोई स्पेसिफिक लोकेशंस को लेकर एनआईए ने जानकारी दी हो कि जहां पर ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे? देखिए पलक, अगर जहाँ तक एनआईए की बात है तो एनआईए ने मैंने जैसा आपको बताया कि भारत में इस्लामिक शासन को लागू करने या इस्लामिक शासन को जो है वो तैयार करने की कोशिश की। तो ये कहीं एकमात्र इनका कोई राज्य नहीं था, बल्कि पूरे भारत की बात एनआईए ने अपनी चार्जशीट में की है। इसके लिए जैसा मैंने आपको बताया कि तमाम लोगों की लिस्ट, नाम, फोन नंबर और जो फोटोज हैं वो इन्होंने इकट्ठा कर लिए थे और एक के बाद एक ये अपने टारगेट को अंजाम देने की वो है फिराक में थे। लेकिन उससे ये ना जो जिस तरीके से भारत में ये बैन जो है वो संगठन है पीएफआई, गृह मंत्रालय ने पीएफआई को बैन किया हुआ है और इसी के चलते जो ये इनकी जो ये सोच है इसे लागू करने की लगातार ये लोग कोशिश कर रहे थे, जिसमें एनआईए ने अपनी जांच में इस बात का खुलासा किया।